हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो देखो बच्चों, आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के सामने डिस्कशन करूंगा तीन इंपॉर्टेंट टॉपिकों के बारे में। और बच्चों, वो तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं उनको मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं। तो देखो बच्चों, नंबर 3 पर मैं आप लोगों के सामने डिस्कशन करूंगा रेसिक में मिश्रण के बारे में। नंबर 4 पर मैं आप लोगों के सामने डिस्कशन करूंगा विन्यास के धारण के बारे में। और नंबर 5 पर मैं आप लोगों के सामने डिस्कशन करूंगा विन्यास के प्रतिपन्न के बारे में। बच्चों, मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं कि हम लोगों की जो मेन हेडिंग चल रही है वो मेन हेडिंग चल रही है नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के त्रिविम रासायनिक पहलू, जिनमें नंबर 1 पर हम लोगों ने डिस्कशन किया था समतल ध्रुवित प्रकाश एवं ध्रुवन घूर्णकता के बारे में। नंबर 2 पर हम लोगों ने डिस्कशन किया था आणविक असममितता, क्रियलता तथा प्रतिबिंब रूप के बारे में। अब नंबर 3 पर जो हम लोग डिस्कशन करेंगे वो डिस्कशन करेंगे रेसिक में मिश्रण के बारे में। इसी को आज के इस लेक्चर में कंप्लीट करवाना है। इसके बाद बच्चों मुझे आप लोगों के लिए विन्यास का धारण कंप्लीट करवाना है, जो कि हम लोगों की नंबर 4 हेडिंग होगी। और नंबर 5 जो हेडिंग होगी बच्चों हम लोगों की वो होगी विन्यास का प्रतिपन्न। मतलब ये तीनों टॉपिक आज के इस लेक्चर में मुझे कंप्लीट करवाने हैं। और आज के इस लेक्चर में नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के त्रिविम रासायनिक पहलू जो हम लोगों का टॉपिक चल रहा था, ये टॉपिक भी आज के इस लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। तो सभी बच्चे मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहना। जैसे ही मेरा लेक्चर कंप्लीट होगा वैसे ही ये तीनों टॉपिक आप लोगों के बहुत शानदार तरीका से समझ में आ जाएंगे। आप लोग एक ही बात बोलोगे, सर ये तीनों टॉपिक बहुत अच्छी तरीका से आपने समझाए हैं। चलो ठीक है बच्चों, मैं मेरे लेक्चर को स्टार्ट करता हूं। तो देखो, मैं फिर बता देता हूं, नंबर 3 पर जो मैं डिस्कशन कर रहा हूं बच्चों, वो मैं डिस्कशन कर रहा हूं रेसिमिक मिश्रण तथा रेसिमीकरण के बारे में। अब इसका पूरा कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए बता देता हूं। बच्चों, उसके नाम से ही पता लग रहा है रेसिंग में मिश्रण, मतलब कॉमन सी बात है, मिश्रण यदि हम किसी चीज का बना रहे हैं तो कम से कम उसमें 2 यौगिक तो हम लोग लेते हैं। तो रेसिंग में मिश्रण का मतलब यहां पर यह है कि 50% दक्षिण ध्रुवन घूर्णक तथा 50% वाम ध्रुवन घूर्णक यौगिकों से मिलकर बने मिश्रण को हम क्या बोलते हैं, रेसिंग में मिश्रण। ये सारी चीज बच्चों आप लोग पढ़ के आ चुके हो कि रेसिंग में मिश्रण के अंदर क्या होता है, 50% तो दक्षिण ध्रुवन घूर्णक यौगिक के गुण होते हैं और 50% वाम ध्रुवन घूर्णक यौगिक के गुण होते हैं। ठीक है ना, उनसे जो मिश्रण बनकर तैयार होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिंग में मिश्रण। मैं डेफिनेशन को एक बार फिर से आप लोगों के लिए बता देता हूं, बोर्ड पर नजर रखना। क्या बोल रही है रेसिंग में मिश्रण की डेफिनेशन, कि 50% दक्षिण ध्रुवन घूर्णक तथा 50% वाम ध्रुवन घूर्णक यौगिकों से मिलकर बने मिश्रण को हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिंग में मिश्रण बोलते हैं। अब आप लोगों का सवाल ये हुआ कि ठीक है सर, रेसिंग में मिश्रण की डेफिनेशन तो हम लोगों को क्लियर हो गई, लेकिन क्या सर ये एग्जाम में पूछी जा सकती है? बिल्कुल बेटा, पूछी जा सकती है। 1 नंबर का आप लोगों का सवाल बन सकता है, रेसिंग में मिश्रण किसे कहते हैं। तो आप लोगों का जवाब ये होगा 50% दक्षिण ध्रुवन घूर्णक तथा 50% वाम ध्रुवन घूर्णक यौगिकों से मिलकर बने मिश्रण को हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिंग में मिश्रण। और कॉमन सी बात है, रेसिंग में मिश्रण बनाने की विधि को हम रेसिमीकरण कहते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो देखो अगले पॉइंट को देखो, रेसिंग में मिश्रण बनाने की प्रक्रिया को, जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलेंगे, रेसिमीकरण कहते हैं। तो देखो इसमें तो डेफिनेशन हो गई, और इसमें ये रेसिमीकरण, ये जो रेसिमीकरण है इसका मतलब क्या हुआ कि रेसिंग में मिश्रण बनाने की प्रक्रिया को या रेसिंग में मिश्रण बनाने की विधि को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिमीकरण कहते हैं। ये पॉइंट क्लियर, ये पॉइंट क्लियर। अब देखो इस वाले पॉइंट को देखो, क्या बोल रहा है, इसे डीएल या प्लस माइनस से प्रदर्शित करते हैं। बच्चों इन पॉइंटों को भी आप लोग इससे पहले वाले लेक्चरों में पढ़ के आ चुके हो। क्या जो दक्षिण ध्रुवन घूर्णक यौगिक होते हैं उनको हम किससे शो करते हैं, प्लस से शो करते हैं, ठीक है ना। और जो वाम ध्रुवन घूर्णक यौगिक होते हैं उसको हम किससे शो करते हैं, माइनस से। अच्छा, दक्षिण ध्रुवन घूर्णक यौगिकों को हम डी से भी कर सकते हैं, प्लस से भी कर सकते हैं। वाम ध्रुवन घूर्णक यौगिकों को हम एल से भी शो कर सकते हैं, माइनस से भी शो कर सकते हैं। इसीलिए क्योंकि कॉमन सी बात है, रेसिंग में मिश्रण के अंदर तो डी के भी गुण होते हैं, एल के भी गुण होते हैं, प्लस के भी गुण होते हैं, माइनस के भी गुण होते हैं। इसीलिए क्या बोल रहे हैं कि इसे डीएल या प्लस माइनस से प्रदर्शित करते हैं। क्यों? क्योंकि डी किसको शो कर रहा है, दक्षिण ध्रुवन घूर्णक को, एल किसको शो कर रहा है, वाम ध्रुवन घूर्णक को।
ये प्लस किसको शो कर रहा है, दक्षिण ध्रुवन घूर्णक को, ये माइनस किसको शो कर रहा है, वाम ध्रुवन घूर्णक को। जबकि रेसिंग में मिश्रण में तो दोनों के गुण होते हैं, दक्षिण ध्रुवन घूर्णक भी होता है और वाम ध्रुवन घूर्णक भी होता है। इसलिए जो रेसिंग में मिश्रण होते हैं इनको हम डीएल से शो कर सकते हैं या प्लस माइनस से भी हम लोग प्रदर्शित कर सकते हैं। चलो ठीक है, ये तीसरा भी पॉइंट क्लियर। अब देखो बच्चों, जो चौथे नंबर का पॉइंट है ये वाला, ये बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से आप लोगों की एग्जाम में सवाल बन सकता है। तो मैं पहले तो इसको इंपॉर्टेंट कर देता हूं और देखो ध्यान से समझना बच्चों, आप लोगों को पता है, अभी हम लोगों ने डेफिनेशन में देखा है कि रेसिंग में मिश्रण में 50% गुण तो किसके होते हैं, दक्षिण ध्रुवन घूर्णक यौगिक के, और 50% गुण किसके होते हैं, वाम ध्रुवन घूर्णक यौगिक के। तो इसके अंदर क्या होता है, क्या जो रोटेशन होता है अर्थात जो घूर्णन होता है वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। अब आप बोलोगे सर घूर्णन जीरो कैसे हो जाएगा, बच्चों एक ही मॉलिक्यूल्स को एक 50% दक्षिण ध्रुवन घूर्णक की ओर ले जा रहा है, एक 50% वाम ध्रुवन घूर्णक की ओर ले जा रहा है, तो टोटल मिलाकर उसका कुल घूर्णक होगा वो क्या होगा, जीरो होगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाह्य प्रतिकार बोलेंगे। एक बार मैं फिर से बता देता हूं बच्चों आप लोगों के लिए, दक्षिण ध्रुवन घूर्णक कितनी परसेंट होता है, 50%, वाम ध्रुवन घूर्णक कितना होता है, वो भी 50% होता है। तो एक ही यौगिक को एक तो 50% दक्षिण ध्रुवन घूर्णक की ओर घुमा रहा है, एक उसी यौगिक को 50% वाम ध्रुवन घूर्णक यौगिक की ओर घुमा रहा है, तो कुल मिलाकर उस यौगिक का जो घूर्णन होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बाह्य प्रतिकार। इसीलिए एग्जाम में दो प्रकार से आप लोगों के लिए सवाल बन सकता है। पहले तो मैं सवाल किस तरीका से बन सकता है उसके बारे में डिस्कशन करूंगा, लेकिन उससे पहले इस वाले पॉइंट को मैं आप लोगों के लिए पढ़ के बता देता हूं, फिर बताऊंगा कि एग्जाम में सवाल किस तरीका से पूछा जा सकता है। तो बच्चों ये पॉइंट इस बात को बोल रहा है कि इस मिश्रण का ध्रुवन घूर्णक क्या होता है, जीरो होता है, मतलब शून्य होता है, क्योंकि दोनों समावयवी एक दूसरे से उत्पन्न घूर्णन को क्या कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। एक दक्षिण ध्रुवन घूर्णक की ओर ले जाता है, एक वाम ध्रुवन घूर्णक की ओर ले जाता है। तो ना ही तो वो दक्षिण ध्रुवन घूर्णक की ओर पूरी तरीका से ले जा पाता है, ना ही वो वाम ध्रुवन घूर्णक की ओर पूरी तरीका से ले जा पाता है। तो कुल मिलाकर उस यौगिक का या उस समावयवी का जो घूर्णन होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है ना, ठीक है ना, एक दूसरे से उत्पन्न घूर्णन को क्या कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं, इसे बाह्य प्रतिकार कहते हैं। अब सवाल आप लोगों का ये होता है कि ठीक है सर ये बात तो हम लोगों के समझ में आ गई, लेकिन सर सवाल हमारा ये है कि एग्जाम में यहां से सवाल कैसे बन सकता है। तो बच्चों एग्जाम में यहां से सवाल मतलब इस पॉइंट से सवाल दो प्रकार से पूछा जा सकता है। पहला सवाल तो ये एक नंबर का आप लोगों से पूछा जा सकता है कि बाह्य प्रतिकार किसे कहते हैं। तो बाह्य प्रतिकार किसे कहते हैं इसको मैंने आप लोगों के लिए समझा दिया। क्या समझाया है कि इस मिश्रण का जो ध्रुवन घूर्णक होता है, कौन से मिश्रण का, रेसिंग में मिश्रण का, इस मिश्रण का या रेसिंग में मिश्रण का ध्रुवन घूर्णक होता है वो क्या होता है, जीरो, क्योंकि एक यौगिक या एक समावयवी दक्षिण ध्रुवन घूर्णक की ओर ले जाता है, दूसरा समावयवी वाम ध्रुवन घूर्णक की ओर ले जाता है। तो कुल मिलाकर रेसिंग में मिश्रण का जो घूर्णन होता है वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। इसको तो हम लोग बाह्य प्रतिकार बोलते हैं। अब एग्जाम में सवाल बन गया कि बाह्य प्रतिकार किसे कहते हैं, तो बच्चों यहां से लेकर के आप लोग यहां तक लिख देना, बाह्य प्रतिकार किसे कहते हैं उसको यहां से लेकर यहां तक लिख देना। क्या लिखोगे कि इस मिश्रण का ध्रुवन घूर्णक शून्य होता है क्योंकि दोनों समावयवी एक दूसरे से उत्पन्न घूर्णन को क्या कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं, इसे बाह्य प्रतिकार कहते हैं। तो एक सवाल तो ये बन गया जिसको आप लोग इस तरीका से लिख देना। दूसरा सवाल बच्चों आप लोगों से ये भी बन सकता है, क्या बन सकता है कि रेसिक में मिश्रण का ध्रुवन घूर्णक जीरो होता है क्यों, या रेसिक में मिश्रण का ध्रुवन घूर्णक शून्य होता है क्यों। तब जाकर बच्चों आप लोगों को यहां से लिखना है कि रेसिक में मिश्रण का ध्रुवन घूर्णक शून्य होता है क्योंकि इसमें एक समावयवी दूसरे समावयवी से उत्पन्न घूर्णन को क्या कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं, इसे हम लोग बाह्य प्रतिकार कहते हैं। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना। दो प्रकार से एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है, बाह्य प्रतिकार किसे कहते हैं या रेसिंग में बाह्य प्रतिकार किसे कहते हैं। एक क्वेश्चन तो ये पूछा जा सकता है या फिर एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि रेसिंग में मिश्रण का ध्रुवन घूर्णक शून्य होता है क्यों। तब भी आप लोग यहां से लेकर के यहां तक लिख देना। बात समझ में आ गई ना बच्चों। इस तरीका से आप लोगों का ये पॉइंट भी क्लियर होता है। अब सवाल ये होता है कि रेसिंग में मिश्रण किन में बनता है। भाई नाभिक इसमें प्रतिस्थापन अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। एक तो SN1 होती है और एक SN2 होती है। हम लोग SN1 को भी पढ़ के आ गए और हम लोग SN2 को भी पढ़ के आ गए। तो बच्चों आप लोगों ने गौर किया होगा
जब मैंने आप लोगों को SN1 अभिक्रिया पढ़ाई थी तो मैंने आप लोगों के लिए बताया था कि SN1 अभिक्रियाओं के अंदर जो प्रोडक्ट मिलेगा वो किसमें मिलेगा, रेसिंग में मिश्रण में। इसका मतलब ये निकला कि रेसिंग में मिश्रण किन में बनता है, SN1 अभिक्रियाओं के अंदर बनता है। अब ये SN1 अभिक्रियाओं के अंदर बनता किस प्रकार से है, अभी आप लोगों के सामने एक एग्जांपल लूंगा, उस एक एग्जांपल से ये पॉइंट भी आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि रेसिंग में मिश्रण SN1 अभिक्रियाओं के अंदर ही क्यों बनता है। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये तो सारे पॉइंट आप लोगों के क्लियर हो गए, इसको पूरे को मिटा देता हूं और लास्ट वाले पॉइंट को आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर देता हूं कि जो रेसिंग में मिश्रण है वो किन में बनता है, SN1 अभिक्रियाओं के अंदर। बात समझ में आ गई, चलो ठीक है बता देता हूं आप लोगों के लिए। देखो बच्चों बोर्ड की तरफ, इस वाले पॉइंट को बहुत ध्यान से समझना आप लोगों के लिए, क्योंकि इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट निकल रहा है जिसको मैं अभी आप लोगों के लिए समझाऊंगा। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों के लिए ये बता देता हूं जो अभी मैंने आप लोगों के लिए बताई है। क्या बताया मैंने कि रेसिंग में मिश्रण SN1 अभिक्रियाओं के अंदर बनता है। याद रखना, रेसिंग में मिश्रण SN2 अभिक्रियाओं के अंदर नहीं बनता, रेसिंग में मिश्रण SN1 अभिक्रियाओं के अंदर बनता है। बच्चों ये पॉइंट बेहद इंपॉर्टेंट है, फिर उसके हिसाब से मैं आप लोगों के लिए इस एग्जांपल को एक्सप्लेन करूंगा। यह SN1 अभिक्रियाओं में बनता है, मतलब रेसिंग में मिश्रण किन में बनता है, SN1 अभिक्रियाओं के अंदर बनता है। और एक एग्जांपल आप लोगों के सामने, ठीक है ना। गौर से बच्चों आप लोग इस एग्जांपल को देखिए, इस एग्जांपल में आप लोग देखिए, कोई भी एग्जांपल है, इस एग्जांपल में आप लोग देखिए ये कार्बन एटम है, ठीक है ना। ये कार्बन एटम बच्चों आप लोगों का क्रेल कार्बन परमाणु है। अब ये क्रेल कार्बन परमाणु कैसे हुआ, क्योंकि इस कार्बन से जो चार समूह जुड़े हुए हैं वो चारों समूह आप लोगों की क्या है, अलग अलग। और आप लोगों के लिए इससे पहले वाले लेक्चरों में मैंने बताया आप लोगों के लिए कि यदि कार्बन से जुड़े चारों समूह अलग हैं या कार्बन की चारों संयोजकता अलग है तो उस कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेल कार्बन, और उस अणु को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेल अणु बोलते हैं। तो देखो इस कार्बन से CH3 एक अलग समूह जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन एक अलग समूह जुड़ा हुआ है, Cl एक अलग समूह जुड़ा हुआ है, और CH2CH3 मतलब इसको एथिल समूह बोलते हैं, ये एथिल समूह अलग जुड़ा हुआ है। मतलब ये कार्बन परमाणु बच्चों आप लोगों का क्रेल कार्बन परमाणु है, ठीक है ना। अब बच्चों मैं इस पर अभिक्रिया करवा रहा हूं किसी न्यूक्लियोफाइल की, ठीक है ना। इस जो ये जो क्रेल अणु है ना, इस क्रेल अणु की रिएक्शन मैं किसके साथ करवा रहा हूं, किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ। और बच्चों न्यूक्लियोफाइल की पहचान क्या होती है कि किसी भी स्पीशीज पर यदि नेगेटिव चार्ज है तो वो कौन की तरह रोल अदा करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह करता है, ठीक है ना। ये आप लोगों का कौन हो गया, क्रेल अणु हो गया, और उससे रिएक्शन मैं किसकी करवा रहा हूं, किसी न्यूक्लियोफाइल की करवा रहा हूं। यहां पर OH- कौन है, न्यूक्लियोफाइल। तो देखो बच्चों ध्यान से समझना आप लोग, यहां पर क्या होता है इस अभिक्रिया के अंदर, क्या देखो इस कार्बन से जुड़े तो चार समूह है, Cl भी जुड़ा है, CH3 भी जुड़ा है, CH2CH3 भी जुड़ा है, और बच्चों आप लोगों का हाइड्रोजन भी जुड़ा हुआ है। लेकिन इनमें जो न्यूक्लियो, अब कॉमन सी बात है न्यूक्लियोफाइल तो कार्बन से जुड़ेगा, तो यदि न्यूक्लियोफाइल कार्बन से जुड़ेगा तो यहां से किसी एक समूह को निकलना पड़ेगा। तो बच्चों यहां से ये जो Cl है ना, ये Cl बाहर निकलेगा। अब आप लोगों का जवाब ये हुआ, मतलब सवाल ये हुआ कि सर Cl क्यों बाहर निकाला है। अरे सर ये मेथिल समूह भी तो बाहर निकल सकता है, ये एथिल समूह भी तो बाहर निकल सकता है, सर ये हाइड्रोजन भी तो बाहर निकल सकता है, आपने सर इस Cl को ही बाहर क्यों निकाला है। तो बच्चों मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं, Cl एक गुड लिविंग ग्रुप होता है। गुड लिविंग ग्रुप हम उसको बोलते हैं अच्छा निकलने वाला समूह। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कार्बन से कहीं ज्यादा विद्युत ऋणता किसकी होती है, क्लोरीन की होती है। तो कॉमन सी बात है ये क्लोरीन इस बंध को तोड़कर माइनस के रूप में बाहर निकल जाएगा। अब सुनो बच्चों ध्यान से, ये जो OH है अर्थात ये जो न्यूक्लियोफाइल है, यदि ये न्यूक्लियोफाइल उसी जगह पर जुड़ता है जहां से आप लोगों का ये लिविंग ग्रुप अर्थात आप लोगों का Cl निकला है, तो बच्चों जो यौगिक बनेगा आप लोगों का वो बनेगा दक्षिण ध्रुवन घूर्णक। क्योंकि अगर देखो जो क्रेल अणु था जहां से आप लोगों का लिविंग ग्रुप निकला है, यदि वहीं पर आप लोगों का न्यूक्लियोफाइल जुड़ रहा है तो बच्चों वो जो यौगिक बनाएगा
वो बनाएगा दक्षिण ध्रुवण गुणक, जिसको हम डी या प्लस से शो कर सकते हैं। लेकिन यदि बच्चों कंडीशन ये हुई कि लीविंग ग्रुप कहां से निकला है, आगे से, और ये न्यूक्लियोफाइल यदि इसके विपरीत साइड से अटैक करे, मतलब पीछे से अगर आके जुड़ जाए, देखो भाई जहां से लीविंग ग्रुप निकला है यदि वहीं पर न्यूक्लियोफाइल जुड़ रहा है बच्चों आप लोगों का, तो वो हो गया दक्षिण ध्रुवण गुणक। और जहां से लीविंग ग्रुप निकला है और वहां पर न्यूक्लियोफाइल ना जुड़कर उसके विपरीत साइड से जुड़ता है, अर्थात तो उसके पीछे से जुड़ता है बच्चों, उसको बोलते हैं हम वाम ध्रुवण गुणक, और उसको एल या हम माइनस से शो करते हैं। बात समझ में आ गई? नहीं तो गौर से देखिए आप लोग यहाँ पर प्रोडक्टों को, यहां से मैंने किसको निकाला है, सीएल को, तो जहां से आप लोगों का सीएल ये लीविंग ग्रुप निकला है, मैं बता देता हूं, पहले लिख देता हूं, ये होता है बच्चों लीविंग ग्रुप। इसको हम क्या बोलते हैं, लीविंग ग्रुप। लीविंग ग्रुप का मतलब अच्छा निकलने वाला समूह, लिख देता हूं, अच्छा निकलने वाला समूह। लिविंग ग्रुप को क्या बोलते हैं हम हिंदी में, अच्छा निकलने वाला समूह, अच्छा निकलने वाला समूह, ठीक है ना। अब देखो यहां से आप लोगों का मतलब ये साइड कौन सी है बच्चों आप लोगों की, ये साइड कौन सी, इधर की तरफ राइट है, और बच्चों ये इधर की साइड कौन सी है, लेफ्ट साइड है। देखो आप लोगों का ये न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है ना, OH माइनस न्यूक्लियोफाइल है। यहां से Cl कहां से निकला बच्चों आप लोगों का, राइट साइड से, और उसी जगह पर न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया उसी राइट साइड से। देखो न्यूक्लियोफाइल कहां से निकला, सॉरी लीविंग ग्रुप कहां से निकला है, राइट साइड से, और आप लोगों के न्यूक्लियोफाइल ने भी राइट साइड से अटैक किया है। मतलब जहां से आप लोगों का लीविंग ग्रुप निकला है वहीं पर न्यूक्लियोफाइल जुड़ा है बच्चों, तो वो जो यौगिक बनाएगा वो बनाएगा डी या प्लस, जिसको हम दक्षिण ध्रुवण गुणक भी बोलते हैं। और इसकी मात्रा कितनी होती है, 50%। 50% इसलिए क्योंकि 50% वाम ध्रुवण गुणक भी बनने वाला है। परसेंटेज 100 में से ही तो निकालते हैं हम लोग। अब देखो, अब यदि बच्चों दूसरी कंडीशन देखिए, क्या ये जो न्यूक्लियोफाइल है यदि यहां पर ना जुड़कर उसके लेफ्ट साइड से जुड़ जाए, अर्थात विपरीत दिशा से जाकर जुड़ जाए, ये साइड तो कौन सी होगा, राइट। लेकिन यदि ये न्यूक्लियोफाइल राइट साइड से ना जुड़कर अगर ये इसके पीछे से अर्थात लेफ्ट साइड से जुड़ जाए या इसकी विपरीत दिशा से जुड़ जाए बच्चों, तो जो प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट हम लोगों को ये मिलेगा, ये हाइड्रोजन तो किधर की तरफ आ जाएगा, इधर की तरफ, और OH कहां पर जुड़ जाएगा बच्चों, ये पीछे से जुड़ जाएगा इस कार्बन से बच्चों, ये OH कहां पर जुड़ जाएगा, पीछे से जुड़ जाएगा। अर्थात जो आप लोगों का लीविंग ग्रुप था, तो लीविंग ग्रुप के विपरीत दिशा से आप लोगों का ये न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, एल या माइनस, क्योंकि ये विपरीत दिशा से अर्थात लेफ्ट साइड से आप लोगों का ये न्यूक्लियोफाइल जुड़ा है कार्बन से, तो इसको बोलेंगे एल या माइनस से शो कर सकते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाम ध्रुवण गुणक। और ये भी बच्चों कितनी परसेंट बनता है, 50%, क्योंकि अभी हम लोगों ने रेसिंग में मिश्रण की क्या डेफिनेशन बोली है कि 50% दक्षिण ध्रुवण गुणक तथा 50% वाम ध्रुवण गुणक यौगिकों से मिलकर बने मिश्रण को हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिंग में मिश्रण। अब इन दोनों को मिलाकर बच्चों, इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, रेसिंग में मिश्रण। इसको क्या बोलते हैं, रेसिमिक मिश्रण, रेसिमिक मिश्रण, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, रेसिंग में मिश्रण, जिसको आप लोग डीएल या प्लस माइनस से प्रदर्शित कर सकते हो। और ये बच्चों SN1 अभिक्रियाओं के अंदर ही बन सकता है, ठीक है ना, SN2 अभिक्रियाओं के अंदर नहीं बनेगा, ठीक है ना। ये किसके अंदर बनता है बच्चों, SN1 अभिक्रियाओं के अंदर। याद रखना बनता किस तरीका से है, पूरी केमिस्ट्री आप लोगों के सामने रख दी। अगर इसमें किसी बच्चे को अगर कोई सवाल बनता है या कोई डाउट होता है तो बच्चों आप आराम से कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैंने पूरा टॉपिक आप लोगों के लिए समझा दिया। और लास्ट में मैं इसकी सौबातन की एक बात बता देता हूं। देखो भैया, सौबातन की एक बात ये है कि जहां से आप लोगों का लीविंग ग्रुप निकल रहा है यदि वहीं पर न्यूक्लियोफाइल जुड़ रहा है तो वो यौगिक बनाएगा दक्षिण ध्रुवण गुणक को, और जहां से आप लोगों का लीविंग ग्रुप निकल रहा है और उसके विपरीत दिशा से अर्थात उसके पीछे की दिशा से जाकर यदि न्यूक्लियोफाइल जुड़ रहा है तो बच्चों वो बनाएगा वाम ध्रुवण गुणक, जिसको हम एल या माइनस से प्रदर्शित करते हैं। और इन दोनों के मिश्रण को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिंग में मिश्रण। ये हो गई भैया सौबातन की एक बात, जो कि SN1 अभिक्रियाओं के अंदर बनता है। बात समझ में आ गई? चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है बच्चों, ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब बच्चों मैं अगला जो टॉपिक ले रहा हूं, क्योंकि ये तीसरे नंबर की हेडिंग आप लोगों की क्लियर होती है, जिसमें मैंने डिस्कशन किया रेसिंग में मिश्रण तथा रेसिमीकरण के बारे में। अब चौथे नंबर के टॉपिक पर मैं डिस्कशन करूंगा, जिसका नाम है बच्चों विन्यास का धारण।
रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। विन्यास के धारण को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो विन्यास के धारण को भी मैं आप लोगों के लिए समझा देता हूं। देखो बोर्ड की तरफ, देखो बच्चों बोर्ड की तरफ, चौथे नंबर पर बच्चों मैं आप लोगों के सामने डिस्कशन करूंगा विन्यास के धारण के बारे में। मतलब चौथे नंबर का जो हम लोगों का टॉपिक है उसका नाम है विन्यास का धारण। और इसकी इंग्लिश भी आप लोगों को याद रखनी है बच्चों, इसके इंग्लिश वर्ड ज्यादा फेमस है हिंदी की तुलना में, क्योंकि आप लोगों का तो बच्चों हिंदी मीडियम है, लेकिन हिंदी की तुलना में इनके इंग्लिश वर्ड ज्यादा फेमस है। तो मैंने तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख दिया, क्योंकि कॉमन सी बात है एग्जाम में जो आप लोगों के लिए सवाल आएगा वो तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा, ठीक है ना। तो आप लोग देख लेना, यहां पर दे रखा विन्यास का धारण। हिंदी मीडियम वाले बच्चों का जो पेपर आएगा वो हिंदी के अंदर आएगा। तो हिंदी के अंदर आएगा तो मैंने हिंदी भी लिख दी बच्चों और यहां पर मैंने इंग्लिश भी लिख दी। क्यों? क्योंकि वर्ड आप लोगों को दोनों ही ध्यान रखने हैं। लेकिन मैं फिर बता देता हूं, इसका इंग्लिश वर्ड ज्यादा फेमस है। टॉपिक का नाम क्या है? विन्यास का धारण। इंग्लिश में इसको हम क्या बोलते हैं? रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलते हैं बच्चों? रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। और ये विन्यास का धारण है क्या है, इसको मैं आप लोगों के लिए समझा देता हूं। अभी बच्चों मैंने आप लोगों के लिए समझाया है, लेकिन एक बार फिर से समझ लेना आप लोग। विन्यास का धारण क्या बोल रहा है? क्या किसी यौगिक के विन्यास का समान बने रहना, ध्यान से समझना, किसी यौगिक के विन्यास का समान बने रहना या परिवर्तित नहीं होना विन्यास का धारण कहलाता है। अभी जस्ट मैंने आप लोगों के लिए समझाया है, एक बार फिर से आप लोग देख लो। बच्चों ये कौन है? आप लोगों का कोई क्रेल अणु है। क्रेल अणु की पहचान हम लोगों ने कैसे की कि कार्बन से जुड़े चारों समूह यहाँ पर क्या है? अलग अलग। कार्बन से जुड़े चार समूह अलग अलग है, ठीक है ना। तो जो कार्बन है उसको हम क्रेल कार्बन बोलेंगे और जो अणु है उसको हम क्रेल अणु बोलेंगे। अब देखो, इस कार्बन से Cl एक अलग समूह है, ये एथिल एक अलग समूह है, ये मैथिल एक अलग समूह है और एक हाइड्रोजन एक अलग समूह है। कुछ बच्चे इनमें कंफ्यूज है, इनको बेटा इसको तो हम बोलते हैं बेज, इसको हम क्या बोलते हैं? बेज। और इसको हम क्या बोलते हैं? डैश, ठीक है ना। क्योंकि आप लोगों को पता है कार्बन जो अपनी चार वैलेंसी शो करता है वो 3D के अंदर करता है। एक किधर की तरफ होती है? ये साइड कौन सी होती है? लेफ्ट। ये कौन सी होती है? राइट। तो कार्बन की एक साइड तो ये कौन हो गई? लेफ्ट की तरफ, एक हो गई राइट की तरफ। एक बच्चों आप लोगों के सामने की तरफ होती है जो हम बोर्ड पर नहीं कर सकते प्रदर्शित। तो जो आप लोगों के सामने की तरफ होती है ना उसको हम किससे शो करते हैं? बेज से। और एक ये डैश है, डैश का मतलब ये है बच्चों इस कार्बन के पीछे की तरफ। देखो कार्बन चार वैलेंसी करता है, ये चारों वैलेंसी आपको पता हम बोर्ड पर शो नहीं कर सकते, इसलिए चारों वैलेंसी कार्बन की 3D के अंदर होती है, ठीक है ना। लेफ्ट राइट तो बोर्ड पर कर सकते हैं। ये साइड कौन सी हो गई? लेफ्ट। तो कार्बन जैसे मैं कौन हो गया? कार्बन हो गया, ठीक है ना, मैं कार्बन हो गया। मेरी ये लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट की तरफ हो गई मेरी एक बैलेंसी, एक बैलेंसी मेरी कहां पर हो गई? राइट की तरफ। तो दो बैलेंसी मैंने कर ली। अब जो तीसरी बैलेंसी है वो आपके सामने की तरफ होती है, इस तरीका से, इस तरीका से। अब इस तरीका से आप बोर्ड पर तो शो कर नहीं सकते, तो आपको इस तरीका से मानना होता है कि भाई वो आपकी तरफ है। तो जो आपकी तरफ है ना उसको हम किससे शो करते हैं? बेज से। और जो पीछे की तरफ है, जैसे कि मैं कार्बन हूं, अब मेरी चौथी वैलेंसी मेरी पीठ के पीछे की तरफ है, तो उसको भी आप बोर्ड पर नहीं कर सकते शो। कब बोर्ड के पीछे जाकर लिखूंगा क्या मैं? ठीक है ना। तो उसको भी मैं नहीं कर सकता शो, तो उसको हम किससे शो करते हैं? डैश से। बात समझ में आ गई ना। मतलब बेज का मतलब आपकी आंखों के सामने और डैश का मतलब ये कार्बन के पीछे की तरफ है। तो इस तरीका से कार्बन जो अपनी चार वैलेंसी सेट करता है वो चार बैलेंसी किस में करता है? 3D के अंदर करता है। लेकिन बोर्ड पर हम लोग उनको इस तरीका से लिख देते हैं, दरअसल उनकी बैलेंसी इस तरीका से होती है 3D के अंदर। बात समझ में आ गई? अब देखो टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक क्या बोल रहा है? क्या किसी यौगिक के विन्यास का समान बने रहना या परिवर्तित नहीं होना क्या कहलाता है? विन्यास का धारण कहलाता है। कैसे? अभी आप लोगों के लिए मैंने क्या बात बताई है कि जहां से जिस दिशा से आप लोगों का लिविंग ग्रुप निकल रहा है, यदि उसी दिशा की तरफ से या उसी जगह पर यदि आप लोगों का न्यूक्लियोफाइल जुड़ रहा है
तो बच्चों वो जो विन्यास होगा वो विन्यास होगा आप लोगों का विन्यास का धारण, क्योंकि वहां पर आप लोगों का जो विन्यास है वो परिवर्तित नहीं हुआ है। कहां हुआ है परिवर्तित? जहां से आप लोगों का लीविंग ग्रुप निकला है वहीं पर तो आप लोगों का न्यूक्लियोफाइल जुड़ा है, तो परिवर्तित क्या हुआ विन्यास? देखो मैं आप लोगों के लिए बताता हूं। ये बच्चों इस बोर्ड पर मेरे लिए ये जो सीएल है ना, इधर की साइड कौन सी हो गई मेरे लिए राइट साइड, और इधर की साइड कौन सी हो गई बच्चों मेरे लिए लेफ्ट साइड, क्योंकि आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो हम जिस साइड से लिखते हैं वो साइड कौन सी होती है, लेफ्ट। मैं इधर से लिखना चालू करूंगा तो मेरे लिए लेफ्ट हो गई, और मेरे लिए बोर्ड पर बच्चों ये कौन सी साइड हो गई, राइट साइड, क्योंकि लेफ्ट राइट में कभी भी चक्कर पड़े तो आप लोग एक बात याद रखना कि हम जिस साइड से लिखते हैं ना वो साइड हमारी लेफ्ट साइड होती है, हम हमेशा उल्टी साइड से लिखते हैं। तो ये बोर्ड पर मेरे लिए ये साइड कौन सी हो गई, लेफ्ट हो गई, और इधर की साइड हो गई वो मेरे लिए कौन सी हो गई, राइट साइड। ठीक है, अब देख समझिए यहां पर ये सीएल है बच्चों, को कौन है आप लोगों का लीविंग ग्रुप, लीविंग ग्रुप मतलब जो निकलेगा, ठीक है ना। और ये लीविंग ग्रुप कौन सी साइड पर है, राइट साइड की तरफ है। अब देखो लीविंग ग्रुप आप लोगों का कहां से निकला है, राइट साइड से। अब ये न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा इस कार्बन से, तो जहां से भाई आप लोगों का लीविंग ग्रुप कहां से निकला है, राइट साइड से, और उसी राइट साइड से आप लोगों का ये OH जुड़ रहा है, तो बच्चों ये हो गया विन्यास का धारण, ये हो गया बच्चों विन्यास का धारण। क्या हो गया, विन्यास का धारण, ठीक है ना। क्योंकि 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 किसी यौगिक के विन्यास का समान बने रहना या परिवर्तित नहीं होना। बच्चों विन्यास कहां चेंज हुआ है, विन्यास तो वैसे का वैसा ही है, क्योंकि जहां से आप लोगों का लीविंग ग्रुप निकला है वहीं पर तो आप लोगों का न्यूक्लियोफाइल जुड़ा है, उसकी दूसरी दिशा से न्यूक्लियोफाइल थ्रो जुड़ा है, उसी जगह पर न्यूक्लियोफाइल जुड़ा है जहां से आप लोगों का लीविंग ग्रुप जुड़ा है। इसीलिए बच्चों हम लोग इसको क्या बोलेंगे, विन्यास का धारण, अर्थात यहां पर विन्यास आप लोगों का परिवर्तित नहीं हुए, विन्यास जैसे का जैसा ही है। क्यों है विन्यास जैसे का जैसा ही, क्योंकि लीविंग ग्रुप निकला है राइट साइड से, और आप लोगों का न्यूक्लियोफाइल भी कहां पर जुड़ा है, राइट साइड से। तो देखो इधर भी राइट साइड, लीविंग ग्रुप कहां से निकाला है, राइट साइड से, और बच्चों जो न्यूक्लियोफाइल जुड़ा है वो कहां पर जुड़ा है, राइट साइड से। तो विन्यास कहां परिवर्तित हुआ आप लोगों का, इधर भी राइट साइड, और बच्चों इधर भी राइट साइड। तो विन्यास आप लोगों का परिवर्तित नहीं हुआ है, विन्यास जैसे का जैसा ही है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, विन्यास का धारण। अब एक बार फिर से आप लोग डेफिनेशन को देखिए, विन्यास के धारण की डेफिनेशन को देखिए, किसी यौगिक के विन्यास का समान बने रहना, किसी यौगिक के विन्यास का समान बने रहना या परिवर्तित नहीं होना, या परिवर्तित नहीं होना। इधर भी राइट साइड है और इधर भी आप लोगों का राइट साइड है। लीविंग ग्रुप कहां से निकला है, राइट साइड से, और न्यूक्लियोफाइल भी बच्चों आप लोगों का कहां पर जुड़ा है, राइट साइड से, ठीक है ना। या परिवर्तित नहीं होना विन्यास का धारण कहलाता है, ठीक है ना। और ये एक एग्जाम्पल के आधार पर मैंने आप लोगों के लिए समझा दिया। अब बच्चों यदि एग्जाम में सवाल आ जाए आप लोगों के लिए किस प्रकार से कि भाई विन्यास का धारण किसे कहते हैं, 1 या 1.5 नंबर का आ जाए बच्चों, तो ये तो आप लोग डेफिनेशन लिख देना और इस एग्जाम्पल को लिख देना, आपके बटे में से बटे नंबर आएंगे, ठीक है ना। एग्जामिनर जितना पूछे उतना ही लिखो। एग्जामिनर ने लिखा विन्यास का धारण किसे कहते हैं, तो ये डेफिनेशन लिख देना और इस एक एग्जाम्पल को लिख देना। बात समझ में आ गई बच्चों, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये आप लोगों की चौथे नंबर की हेडिंग भी कंप्लीट होती है। अब बच्चों मैं 5वें नंबर की जिस हेडिंग के बारे में डिस्कशन करूंगा उसका नाम है विन्यास का प्रतिपन, जिसको हम प्रतिलोमन भी बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम बच्चों इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। इसको तो क्या बोलते हैं, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, और उसको क्या बोलते हैं, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। देखो बोर्ड की तरफ अभी शो कर देता हूं। तो देखो बच्चों बोर्ड की तरफ, अब मैं आप लोगों के सामने 5वें नंबर के टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाला हूं, और बच्चों ये एग्जाम के हिसाब से बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि भैया इसको एग्जामिनर ने कई बार पूछ रखा है, इसलिए मैं इसको इंपॉर्टेंट कर देता हूं। बच्चों 12th क्लास की एग्जाम के हिसाब से ये टॉपिक आप लोगों का बेहद इंपॉर्टेंट है।
अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको मैं क्यों बता रहा हूं, इसको अभी मैं आप लोगों के लिए समझाऊंगा। बच्चों अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों के लिए विन्यास का धारण पढ़ाया है, ठीक है ना। विन्यास के धारण में मैंने आप लोगों के लिए क्या पढ़ा है कि किसी यौगिक के त्रिविम विन्यास का समान बने रहना या परिवर्तित नहीं होना विन्यास का धारण कहलाता है। और यहां पर क्या है हेडिंग हम लोगों की, विन्यास का प्रतिपन्न, या एग्जाम में सवाल विन्यास के प्रतिपन्न नाम से भी आ सकता है या प्रतिलोमन नाम से भी आ सकता है, कुछ भी बोल दो, विन्यास का प्रतिपन्न बोल दो या फिर विन्यास का आप लोग प्रतिलोमन बोल दो, कुछ भी बोल दो, दोनों का मतलब समान है, ठीक है ना। इंग्लिश में इसको बोलते हैं बच्चों इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, विन्यास का प्रतिपन्न या विन्यास का प्रतिलोमन, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। और इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन या विन्यास के प्रतिपन्न का मतलब बच्चों वो है जो मैंने अभी आप लोगों के लिए विन्यास का धारण बताया ना, विन्यास के धारण का उल्टा कर दो, वही विन्यास का प्रतिपन्न हो गया, जैसा कि उसके नाम से पता लग रहा है। बच्चों जो डेफिनेशन अभी मैंने आप लोगों के लिए विन्यास के धारण की बोली है, उस डेफिनेशन को उल्टा कर दो, वो विन्यास के प्रतिपन्न की डेफिनेशन हो जाएगी। विन्यास के धारण में मैंने डेफिनेशन क्या बोली है कि किसी यौगिक के विन्यास का परिवर्तित नहीं होना या समान बने रहना क्या कहलाता विन्यास का धारण। और यहां पर डेफिनेशन क्या होगी, किसी यौगिक के त्रिविम विन्यास का समान न बने रहना या परिवर्तित हो जाना क्या कहलाता विन्यास का प्रतिपन्न। देखो पहले मैं डेफिनेशन बोल देता हूं, फिर इस एक एग्जांपल के आधार पर मैं आप लोगों के लिए समझाता हूं। बच्चों विन्यास के प्रतिपन्न की आप लोग डेफिनेशन को देखो क्या बोल रहा है, जो विन्यास के धारण की डेफिनेशन बोली है ना, उसी का अपोजिट करना है हम लोगों को। क्या बोल रहा है, किसी यौगिक के त्रिविम विन्यास का समान न बने रहना, वहां पर क्या था समान बने रहना, और यहां पर क्या बोल रहा है समान न बने रहना या परिवर्तित हो जाना, समान न बने रहना या परिवर्तित हो जाना विन्यास का प्रतिपन्न कहलाता है। क्या कहलाता है, विन्यास का प्रतिपन्न कहलाता है, ठीक है। अब दूसरा स्टेटमेंट, ये तो पहला हो गया, अब दूसरे को पढ़ देता हूं फिर एग्जाम्पल को लेता हूं। दूसरा ये बोल रहा है कि ध्रुवन गुणक एल्किल एलाइडों की SN2 अभिक्रियाओं में विन्यास का प्रतिपन्न होता है। बिल्कुल सही बात है बच्चों, SN2 अभिक्रियाओं के अंदर विन्यास का प्रतिपन्न हम लोगों को देखने को मिलता है। कैसे देखने को मिलता है, इस एक एग्जांपल के आधार पर अभी मैं आप लोगों के लिए समझाऊंगा, पहले लाइन का मतलब याद रखो। ध्रुवन गुणक एल्किल एलाइडों की SN2 अभिक्रियाओं में विन्यास का प्रतिपन्न होता है क्योंकि आने वाला नाभिक स्नेही हेलोजन परमाणु की विपरीत दिशा में जुड़ता है, इसे बाल्डन प्रतिपन्न बोलते हैं, इसीलिए मैंने इसको इंपॉर्टेंट करवाया है। एग्जाम में सवाल बन सकता है बाल्डन प्रतिपन्न किसे कहते हैं, तो ये बाल्डन प्रतिपन्न किसे कहते हैं, अभी पूरी कहानी को मैं आप लोगों के लिए समझाने वाला हूं। सबसे पहले तो बच्चों आप लोग इसके एग्जाम्पल को देखिए, इस एग्जाम्पल के आधार पर इसकी डेफिनेशन क्लियर होगी और इसी एक एग्जाम्पल के आधार पर आप लोगों का ये पॉइंट भी क्लियर होगा। तो सबसे पहले आप लोग इस एग्जाम्पल को देखिए। आप लोग बच्चों सबसे पहले यहाँ पर क्रेल कार्बन परमाणु को देखिए। कार्बन से जुड़े चारों समूह आप लोगों के अलग अलग है, बिल्कुल सही बात है। Cl एक अलग समूह है, एथिल एक अलग समूह है, मेथिल एक अलग समूह है और हाइड्रोजन एक अलग समूह है। मतलब ये कौन है, क्रेल कार्बन परमाणु है, ठीक है ना। और क्रेल कार्बन परमाणु किसी के अंदर, तो जो उनका अणु होगा उसको क्रेल अणु बोलेंगे। तो ये क्रेल कार्बन परमाणु है और ये जो अणु है बच्चों ये क्रेल अणु है। इसकी रिएक्शन मैंने किससे करवा दी, किसी नाभिक स्नेही से करवा दी। अब आप लोगों को पता है क्या गुड लिविंग ग्रुप यहां पर कौन है, Cl। अरे भाई Cl की विद्युतता कार्बन से बहुत ज्यादा होती है। यदि Cl की विद्युतता कार्बन से बहुत ज्यादा होती है तो Cl आराम से बंध के इलेक्ट्रॉनों को तोड़कर माइनस के रूप में बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। तो ये बंध के इलेक्ट्रॉनों को कौन तोड़ के ले जाएगा, Cl किसके रूप में बाहर निकल जाएगा, इस माइनस का मतलब बाहर निकल गया। और इसका मतलब यह है कि Cl किसके रूप में बाहर निकला है, माइनस के रूप में, क्योंकि बंध के दोनों इलेक्ट्रॉनों को कौन ले गया, Cl ले गया। अब आपको पता है न्यूक्लियोफाइल जोड़ेगा, ठीक है ना। अब देखो ये जो आप लोगों का लीविंग ग्रुप है, Cl कौन है, लीविंग ग्रुप। लीविंग ग्रुप बच्चों कहां पर है, राइट की ओर। ये साइड कौन सी है, राइट की ओर। और देखो बच्चों ये जो न्यूक्लियोफाइल था ना, जहां से आप लोगों का Cl निकला है, मतलब जहां से आप लोगों का Cl निकला है, जिस दिशा से आप लोगों का Cl निकला है उस दिशा से न्यूक्लियोफाइल नहीं जुड़ा बल्कि उसके विपरीत दिशा से जाकर जुड़ा है। और बच्चों विपरीत दिशा से जुड़ने की वजह से इसको हम क्या बोलेंगे, विन्यास का प्रतिपन्न। क्योंकि बच्चों आप लोग जानते हो ये साइड कौन सी होती है, राइट, लेकिन इसके रेस्पेक्ट में राइट साइड हो गई और ये कौन हो गई, लेफ्ट साइड। मतलब आप लोगों का लीविंग ग्रुप कौन सी साइड से निकला है, राइट साइड से, लेकिन न्यूक्लियोफाइल जुड़ा कहां पर है बच्चों, लेफ्ट साइड से। मतलब उसके विपरीत दिशा से जुड़ा है, उसके अपोजिट दिशा से जुड़ा है।
दोबारा से समझ लिए बच्चों, इस कार्बन से ये Cl जुड़ा है। Cl एक गुड लिविंग ग्रुप होता है। गुड लिविंग ग्रुप मतलब अच्छा निकलने वाला समूह। यहां से आप लोगों का Cl निकलता है, अब न्यूक्लियोफाइल जुड़ता है। यदि ये न्यूक्लियोफाइल इसी जगह पर जुड़ता है तो वो हो जाएगा विन्यास का धारण। लेकिन यदि ये न्यूक्लियोफाइल इस राइट दिशा से ना जुड़कर इसके विपरीत दिशा से अर्थात इस लेफ्ट दिशा से जाकर जुड़ता है, लेफ्ट दिशा से जाकर जुड़ता है, तो बच्चों यहां पर विन्यास का क्या हो गया, प्रतिपन्न, अर्थात विन्यास आप लोगों का बदल गया। विन्यास इसलिए बदल गया क्योंकि न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि लिविंग ग्रुप निकला कहां से है, राइट से, ठीक है ना, लेकिन न्यूक्लियोफाइल जुड़ा कहां है, लेफ्ट से। मतलब लिविंग ग्रुप किधर से निकला है, राइट से, और न्यूक्लियोफाइल जुड़ा कहां है, लेफ्ट से। मतलब आप लोगों के विन्यास की जो दिशा है ना, वो दिशा बच्चों आप लोगों की क्या हो गई, बदल गई। जबकि विन्यास के धारण में हम लोगों ने क्या समझा था कि जहां से आप लोगों का लिविंग ग्रुप निकला था वहीं पर न्यूक्लियोफाइल जुड़ा था। मतलब आप लोगों के विन्यास की दिशा नहीं बदली थी। राइट साइड से निकला था तो राइट साइड पर ही जुड़ा था, मतलब विन्यास क्या था, समान। यहां पर निकला कहां से है, राइट साइड से, लेकिन न्यूक्लियोफाइल जुड़ा कहां है, लेफ्ट साइड से। मतलब दिशा आप लोगों की विपरीत हो गई, विन्यास आप लोगों का बदल गया। इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, विन्यास का प्रतिपन्न या प्रतिलोमन। बात समझ में आ गई। अब डेफिनेशन को देखिए, विद इन सेकेंडों में समझ में आ जाएगी, ये समझ में आ गए तो देखो, किसी यौगिक के त्रिविम विन्यास, त्रिविम इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहां पर क्रेल कार्बन परमाणु है। अरे भाई, ये क्रेल कार्बन परमाणु बोल दो या क्रेल केंद्र बोल दो, क्योंकि इस क्रेल केंद्र की वजह से ही त्रिविम समावयवता उत्पन्न होती है। इसको क्रेल कार्बन परमाणु बोल दो या क्रेल केंद्र बोल दो बच्चों, ठीक है ना, इसको त्रिविम केंद्र बोल दो। और इस त्रिविम केंद्र या क्रेल कार्बन परमाणु की वजह से ही कौन सी समावयवता उत्पन्न होती है, त्रिविम समावयवता उत्पन्न होती है। ये सारी चीजें इससे पहले वाले लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए कंप्लीट करवा चुका हूं। आप उस लेक्चर को देखने, सब बातों के बारे में मैं डिस्कशन कर चुका हूं आप लोगों के लिए। तो क्या बोल रहा है कि किसी यौगिक के त्रिविम विन्यास का समान न बने रहना या परिवर्तित हो जाना विन्यास का क्या कहलाता, प्रतिपन्न। बिल्कुल सही बात है, विन्यास क्या हो गया, बदल गया आप लोगों का, क्योंकि लिविंग ग्रुप निकला कहां से है, राइट साइड से, लेकिन ये न्यूक्लियोफाइल जुड़ा कहां से आप लोगों का, लेफ्ट साइड से। इसलिए विन्यास आप लोगों का क्या हो गया, परिवर्तित हो गया। इसलिए इसको हम विन्यास का प्रतिपन्न कहते हैं, जैसा कि उसके नाम से पता लग रहा है, प्रतिपन्न मतलब उल्टा, ठीक है। अब ये क्या बोला है, क्या दूसरा पॉइंट, ये तो क्लियर हुई डेफिनेशन। दूसरा पॉइंट ये बोला है, ध्रुवन गुणक एल्किल हैलाइडों की SN2 अभिक्रियाओं में होता है। बिल्कुल सही बात है बच्चों, आप लोगों के लिए जब मैंने SN2 अभिक्रिया पढ़ाई थी तो SN2 अभिक्रियाओं में मैंने आप लोगों के लिए क्या बोला था कि SN2 अभिक्रियाओं के अंदर जहां से आप लोगों का न्यूक्लियोफाइल, SN2 अभिक्रियाओं के अंदर जहां से आप लोगों का लिविंग ग्रुप निकलता है, न्यूक्लियोफाइल वहां पर अटैक नहीं करता बल्कि उसके पीछे से अटैक करता है। न्यूक्लियोफाइल कहां पर जुड़ता है, लेफ्ट की तरफ से, और आप लोगों का लिविंग ग्रुप निकलता कहां से, राइट की तरफ से। देखो भैया, जो SN2 अभिक्रिया जब मैंने आप लोगों के लिए पढ़ाई थी तो वहां पर आप लोगों ने क्या देखा था कि लिविंग ग्रुप निकला कहां से है, राइट साइड से, और न्यूक्लियोफाइल जुड़ा कहां है, लेफ्ट साइड से, ठीक है ना। तो इसका मतलब वहां पर क्या हो रहा है, विन्यास का क्या हो रहा है, प्रतिपन्न हो रहा है। मतलब SN2 अभिक्रियाओं के अंदर विन्यास का क्या होता है, प्रतिपन्न होता है, ठीक है ना। तो ध्रुवन गुणक एल्किल हैलाइडों की SN2 अभिक्रियाओं में विन्यास का प्रतिपन्न होता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आने वाला नाभिक इसने, मतलब न्यूक्लियोफाइल हेलोजन परमाणु की विपरीत दिशा में जुड़ता है। भैया Cl कौन है, हेलोजन परमाणु, और इसकी विपरीत दिशा से आप लोगों का कौन जुड़ रहा है, न्यूक्लियोफाइल जुड़ रहा है, ठीक है ना। क्योंकि आने वाला नाभिक इसने, मतलब न्यूक्लियोफाइल हेलोजन परमाणु की विपरीत दिशा में जुड़ता है। इसे बाल्डन प्रतिपन्न कहते हैं। कोई साइंटिस्ट था, उसने इसके बारे में बताया था, तो अपने नाम के आधार पर उसने रख दिया बाल्डन प्रतिपन्न। अब आपका सवाल ये होता है, सर एग्जाम में सवाल कैसे पूछा जा सकता है। तो बच्चों, अब मैं आप लोगों के लिए बताता हूं कि एग्जाम में सवाल किस तरीका से पूछा जा सकता है। सवाल यहां से दो तरीका से पूछा जा सकता है। पहला, विन्यास का प्रतिपन्न या विन्यास का प्रतिलोमन किसे कहते हैं। तब आपको क्या करना है, यहां से लेकर के, ध्यान से समझना, अगर क्वेश्चन आप लोगों का 2 नंबर का है, यदि क्वेश्चन 2 नंबर का है तो यहां से लेकर के यहां तक पूरा लिख देना। 2, ढाई या 3 नंबर का है, 3 का तो खैर नहीं पूछेगा, 2 नंबर तक या ढाई नंबर तक पूछ सकता है। यदि 2 या ढाई नंबर का क्वेश्चन बनता है बच्चों आप लोग, तो यहां से लेकर के यहां तक पूरा लिख देना। लेकिन यदि बच्चों आप लोगों का ये 1 या 1.5 नंबर का ही बना तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है। 1, 1.5 नंबर का बनता है तो इस डेफिनेशन को लिख देना और इस एक एग्जाम्पल को लिख देना। बात समझ में आ गई ना।
1 या 1.5 नंबर का सवाल बनता है, विन्यास का प्रतिपन्न या प्रतिलोमन किसे कहते हैं, तो इसको लिख देना, इसकी डेफिनेशन को यहां से स्टार्ट करना और यहां तक इसकी डेफिनेशन को लिख देना और फिर इस एक एग्जांपल को बच्चों आप लोग लिख देना, ठीक है ना। अब एक तरीका से तो ऐसा सवाल बन गया कि विन्यास का प्रतिपन्न या विन्यास का प्रतिलोमन किसे कहते हैं। दूसरा सवाल ऐसे भी बन सकता है, बाल्डन प्रतिपन्न किसे कहते हैं बच्चों, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। यदि एग्जाम में सवाल आ जाए कि बाल्डन प्रतिपन्न किसे कहते हैं, तो आप लोग एक काम करना, डेफिनेशन को तो लिख ही देना, किसी यौगिक के त्रिविम विन्यास का समान न बने रहना या परिवर्तित होना विन्यास का प्रतिपन्न कहलाता है, विन्यास का प्रतिपन्न कहलाता है, जिसे बाल्डन प्रतिपन्न भी कहते हैं, जिसे बाल्डन प्रतिपन्न भी कहते हैं। ऐसे लिख देना, ऐसे नहीं लिखना चाहो तो ऐसे लिख देना, ध्रुवण घूर्णक एल्किल हैलाइडों की SN2 अभिक्रिया में विन्यास का प्रतिपन्न होता है, क्योंकि आने वाला नाभिक इसलिए हेलोजन परमाणु की विपरीत दिशा में जुड़ता है, इससे बाल्डन प्रतिपन्न कहते हैं। बात समझ में आ गई ना। आप लोग अगर बाल्डन प्रतिपन्न किसे कहते हैं तो इसके साथ इसको मिक्स करके लिख देना आप लोग, ठीक है ना। बाल्डन प्रतिपन्न का मतलब समझे आप लोग कि SN2 अभिक्रियाओं के अंदर ये न्यूक्लियोफाइल विपरीत दिशा में जुड़ता कैसे है, इसको एक बाल्डन नाम के साइंटिस्ट ने मैकेनिज्म में बताया था, तो उसके नाम के आधार पर उसने रख दिया, ठीक है ना। तो अगर एग्जाम में सवाल बनता है तो आप लोग इसको लिख देना, फिर तो आप पूरा ही लिख देना, बाल्डन प्रतिपन्न किसे कहते हैं। एग्जाम में सवाल आ गया बाल्डन प्रतिपन्न किसे कहते हैं, तो आप लोगों को क्या करना है, यहां से लेकर के यहां तक पूरा ही लिख देना, यहां से लेकर के यहां तक पूरा ही लिख देना, जिससे कि एग्जामिनर का सारा डाउट क्लियर हो जाए, उसको लगेगा बच्चे ने सब कुछ लिखा है, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। और इस एक एग्जाम्पल को भी आप लोग लिख देना। तो यहां से दो प्रकार से एग्जाम में सवाल बन सकता है, विन्यास का प्रतिपन्न या विन्यास का प्रतिलोमन किसे कहते हैं, या फिर बाल्डन प्रतिपन्न किसे कहते हैं। किसी भी तरीका से बच्चों आप लोगों के लिए सवाल बने, आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये टॉपिक मैंने तोड़ मड़ोड़ के आप लोगों के लिए समझा दिया। और इसी के साथ बच्चों आप लोगों का ये विन्यास का प्रतिपन्न या प्रतिलोमन वाला टॉपिक भी कंप्लीट होता है। ये आप लोगों के 5वें नंबर की हेडिंग है। और इसी के साथ जो हम लोगों का मेन टॉपिक चल रहा था, नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के त्रिविम रासायनिक पहलू वाला टॉपिक बच्चों, वो भी कंप्लीट होता है, क्योंकि उसमें हम लोगों ने कितने टॉपिकों का डिस्कशन किया है, 5। मेन हेडिंग क्या थी, नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के त्रिविम रासायनिक पहलू, जिसमें 5 हेडिंग कौन कौन सी। नंबर 1 पर बच्चों मैंने आप लोगों के लिए पढ़ाया था समतल ध्रुवित प्रकाश एवं ध्रुवण घूर्णकता। नंबर 2 पर बच्चों मैंने आप लोगों के लिए पढ़ाया, जो उससे पहले वाला लेक्चर ही था, आणविक असमितता, क्रेलता तथा प्रतिबिंब रूप, वो भी सब टॉपिक इंपॉर्टेंट थे। और आज के इस लेक्चर में बच्चों हमने 3 टॉपिकों का डिस्कशन किया है। नंबर 3 पर हम लोगों ने डिस्कशन किया है रेसिंग में मिश्रण तथा रेसिमीकरण। नंबर 4 पर हम लोगों ने डिस्कशन किया है विन्यास का धारण, मतलब रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। और नंबर 5 पर बच्चों मैंने आप लोगों के सामने डिस्कशन किया है विन्यास का प्रतिपन्न या प्रतिलोमन, मतलब इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ये 5वें नंबर का टॉपिक आप लोगों का कंप्लीट होता है। पूरी सारी चीजें मैंने बहुत बढ़िया तरीका से आप लोगों के लिए करवा दी। यदि एग्जाम में किसी भी तरीका से आप लोगों का सवाल बने, आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो आज का ये लेक्चर मेरा कंप्लीट होता है। अब ये बताइए बच्चों, आज का ये लेक्चर आप लोगों को मेरा कैसा लगा। यदि आप लोगों को आज का लेक्चर बहुत शानदार लगा तो बच्चों वो लिख देना। अगर किसी भी बच्चे का कोई डाउट बनता है, कोई प्रॉब्लम हो गई किसी बच्चे को किसी टॉपिक में समझते वक्त, तो वो भी लिख देना बच्चों, मैं आप लोगों के लिए रिप्लाई कर दूंगा। आप लोग अपने डाउट को मत रखना, ठीक है बच्चों। आज के लेक्चर को मैं यहीं तक रखता हूं। जिन बच्चों ने अब तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सभी बच्चे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और आप लोगों के जितने भी फ्रेंड हैं उन सभी फ्रेंडों के बीच में आप लोग इसकी लिंक को शेयर कर देना, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे हम लोगों से जुड़ सकें, ज्यादा से ज्यादा बच्चे इनका भला हो सके। अब बच्चों एक बात बताना और भूल गए मैं आप लोगों के लिए, सभी बच्चे मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना बच्चों। मैं आप लोगों के लिए मेरी इंस्टाग्राम आईडी बता देता हूं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है बच्चों, मैं यहां पर लिख देता हूं, राम चतुर्वेदी 95 × 49। बच्चों राम चतुर्वेदी 95 × 49, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। सभी बच्चे मुझे इंस्टाग्राम आईडी पर फॉलो कर लेना, जिससे कि आपका मेरे से एक रिश्ता हमेशा के लिए बना रहे, ठीक है बच्चों। फिर आज के लेक्चर को मैं यहीं तक रखता हूं, मिलता हूं फिर अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।